नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं सोहित मिश्रा। The Delhi Mumbai Hotline। आज का ये कार्यक्रम हमारा तीसरा कार्यक्रम है जिसमें सोहित और मैं डिस्कस करेंगे कि बीते हफ्ते क्या क्या हुआ, क्या महसूस किया, उस पर रिपोर्ट, तथ्य और बाद में हमारे मत। सोहित, बहुत स्वागत। शुक्रिया संकेत। और पहले तो शुरुआत में ही दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए। जिस तरह का रिस्पांस पहले दो वीडियोस में मिला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे भी आप हमारा साथ देंगे। ये साझेदारी में हो रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा ऑफिशियल, इन दोनों चैनल पर आप इसे देख रहे हैं। तो अभी के अभी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोनों में से किसी एक चैनल को भी, तो उसे अभी का अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आगे देखते रहिए। संकेत, आज क्या क्या चर्चा करने वाले हैं वो भी शुरुआत में हमें बता देना चाहिए। पहले मैं भी इशारा कर दूं, सब्सक्राइब। ऐसा एक मीम बड़ा वायरल है, यूं वैसे ही सब्सक्राइब। तो दर्शकों, आज मोटी मोटी तीन चीजों पर चर्चा होगी और ये कंटिन्यूएशन होगी क्योंकि जंग का माहौल है, जंग सा माहौल है। तो जंग कहीं और हो रही है, लेकिन हर इंसान का जीवन ही जंग हो गया है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हाँ, तो अब उसमें हुआ क्या कि ये जंग हर कोई लड़ रहा है। आप भी लड़ रहे हैं, अपने एलपीजी से लड़ रहे हैं, दुकानदार लड़ रहे हैं, वो अपने सिलेंडर से लड़ रहे हैं, और सब सिलेंडर के आगे सरेंडर हैं। और इसी सब के बीच में, जंग की स्थिति में, अब पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, इससे पहले कि हमारी हो जाए ट्रोलिंग, प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये एक चीज आज चर्चा हम लोग करेंगे। The situation of war not created by government, but government's response in the aftermath of the war, उस पर एक डिस्कशन होगा। दो मुद्दे और हैं। आप जानते हैं कि ईद है और उसके रनअप में, बिल्डअप में तमाम चीजें और भी हुई हैं। क्या ऐसी स्थिति है कि सरकार का गुणगान करने वाले या जो राइट विंग विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो सरकार से अब अलग हो गए हैं? क्या एक सुनियोजित तरीके से वो काम कर रहे हैं जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है और सरकार स्टेट्समैन लाइक दिखे, और वहीं पर आप देखें कि जो जितने लोग हैं वो गली मोहल्ले में अपनी मर्जी के हो गए हैं। चाहे बनारस का हादसा हो जिसमें चिकन बिरयानी खाने और कथित रूप से फेंकने पर लोगों को जेल हो जाया जा रहा है, भारतीय युवा मोर्चा की शिकायत पर और कड़ी कड़ी धाराएं लग रही हैं, और वहीं लोगों को फोन कर करके बधाई दी जा रही है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने क्रिसमस में देखी। ये और भी तमाम स्टोरीज हैं जिनके बारे में बात करेंगे। मुद्दे बहुत हैं। आगे चलते चलते एक मुद्दा जिस पे मैं चर्चा करना चाहता था सोहित, वो है कि किस तरीके से एक बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के दफ्तर में पुलिस घुसी और पत्रकारों को कैसे धकियाया गया। तर्क बहुत दिए जाते हैं कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट के आदेश की आड़ में क्या ये पत्रकारों को उनकी हैसियत दिखाने का एक प्रयास है? ये कुछ मुद्दे हैं, और भी मुद्दे आएंगे चर्चा में, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सोहित जी, तो शुरुआत दर्शकों हम उसी मुद्दे से करेंगे जिसका जिक्र संकेत ने किया कि जंग को लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं और 3 हफ्ते बाद भी जंग तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसका असर आपके आसपास के रेस्टोरेंट पर, आपके खाने पीने पर, और अगर आपके घर पर पाइप सिलेंडर न होते हुए जो रेगुलर सिलेंडर आते हैं वहां पर नजर आती है। अब भी कई जगहों पर देश भर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है, और तो और ब्लैक मार्केटिंग अपने चरम पर कई जगहों पर नजर आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच में, जैसे कि संकेत ने कहा कि एक तरफ जहां सिलेंडर को लेकर परेशानी है, तो वहीं इंडस्ट्रियल डीजल जो बल्क में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को दिए जाते हैं संकेत, उसमें 25% का इंक्रीज हुआ है। 21 रुपए 92 पैसे से इसे इंक्रीज किया गया है। और जो जानकारी यहां पर आई है मेरे पास, दिल्ली में जहां 87 रुपए 67 पैसे में प्रति लीटर ये इंडस्ट्रियल डीजल दिया जाता था, वो अब 109 रुपए 59 पैसे हो चुके हैं। जबकि जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 2 रुपए से बढ़ाया गया है
और दिल्ली में वो जो 99 रुपीज 89 पैसे का था अब 101 रुपया और 89 पैसे का ये हो चुका है। और इस तरह से जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें ये दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन संकेत, आप क्या मानते हैं इसकी वजह? मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि एक तरफ ये पूरे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन अगर अब तक आम आदमी की जेब पर डायरेक्टली सरकार की ओर से कोई फर्क नहीं पड़ा है या अब तो उन पर असर नहीं पड़ा, तो क्या आप मानते हैं कि जो चुनावों का ऐलान हुआ है अगले 1 महीने में, केरल से लेकर बंगाल तक कई जगहों पर चुनाव है, क्या उसके वजह से अब तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं? क्योंकि इससे पहले आपने और मैंने, मुझे याद है, हमने साथ में भी रिपोर्टिंग की थी, चुनाव हुए और अगले ही दिन हमने देखा कि कैसे पेट्रोल के दाम धड़ाम से उस समय 5 रुपए बढ़ गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये चुनाव की वजह से असर नहीं पड़ा है? और अगर नहीं भी पड़ा है तो ये इंडस्ट्रियल डीजल पर अगर आप 25% बढ़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं तो ऐसे सही, लेकिन इनडायरेक्टली तो कंज्यूमर के जेब पर इसका असर तो पड़ेगा। किस तरह से आप इसे देखते हैं? इसी से शुरुआत की जानी चाहिए। एकदम सही सोहित, ये दोनों चीजें जो आपने बोली हैं ये दोनों ही सच है। क्या है कि भला हो लोकतंत्र का, जैसे कि एक सज्जन थे जिन्होंने बोला इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, तो थैंक गॉड टू मच डेमोक्रेसी है। टू मच डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये जो हम जानते हैं, हम हिंदुस्तानी जानते हैं, ये 1 महीने की हमें रियायत मिल गई है। और रियायत इस तरीके से मिली है क्योंकि चुनाव है। हवाला देना चाहता हूं, आज से ठीक 5 साल पहले बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, ऐसे ही और राज्यों में भी चुनाव हो रहे थे, और वो क्योंकि 7 चरण का चुनाव था कोविड के दौरान, तो एक गजब की चीज देखने को मिली सोहित, कि पूरे चुनावी कैंपेन के बीच में पेट्रोल और डीजल के दाम यूं थे। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया जब वो हल्के से नीचे भी गए, लेकिन जैसे ही नतीजा आया मई के महीने में, तुरंत उसके महज कुछ दिन बाद खटैक 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 ऊपर जाना शुरू। यानी कि आपकी जेब पर जो प्रहरी का काम करते हैं वही चुनाव के एकदम बाद प्रहार करते हैं। ये चीज हमने पहले भी होते हुए देखी है। तो इस बार भी ये जो कहा यह जा रहा है कि अभी तक लोगों को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा, ऐसी बात, तो आप कब तक खैर मनाएंगे? $120 प्रति बैरल दाम चला गया है, तो ऐसे में कभी ना कभी तो वो आंच आएगी, कभी ना कभी तो आप करेंगे। ये बात सही है कि जब आप डेटा में जाएं सोहित, 80+% ऑफ आवर नीड्स वो इंपोर्टेड होती हैं ऑयल की, 80% प्लस, और उसमें से अधिकांश यही हॉर्मूज से आता है। इसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और डोमेस्टिक सेक्टर है वो मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर है, मतलब मेगा मेजॉरिटी है, 75-80% से ऊपर। और बाकी चीजों में ये इंडस्ट्रियल डीजल और ये प्रीमियम पेट्रोल और ये सारी चीजें। प्रीमियम पेट्रोल से मुझे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आदमी 1 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, वो 2 रुपए क्या 10 रुपए महंगा 20 रुपए महंगा भी पेट्रोल हो जाएगा, वो भरवा के अपना चलता रहेगा, उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। और अगर पड़ता है तो फिर इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। मतलब वाहरे गरीबी, मुझको भी ऐसी गरीबी नसीब हो। इसके बाद अगर आप इंडस्ट्रियल डीजल के बारे में बात करने से, यहाँ आपने बड़ी सही बात बोली। हम लोग ये बोलते हैं इंडस्ट्रियल डीजल है तो वो आम आदमी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। हमारा इम्पैक्ट होगा जब हमारा दाम बढ़ जाएगा। अव्वल तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल डीजल भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर जो भी करती है वो मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी। मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो आप तक उत्पाद महंगे आएंगे। उत्पाद महंगे आएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जेब भी ज्यादा ढीली होगी। और इस सब के चक्कर में हो सकता है कि कंपनीज अपना अपना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम कर दें। हमने देखा है कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को भी नौकरी से निकाला, और उसके बाद अपना, सपोज अगर एक कोई मशीन 100% चल सकती है तो वो अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी के 70% पर ही काम कर रहे थे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर ले। तो इस तरीके की चीजें तो क्या नहीं होने लगेंगी। डिफिकल्ट समय है, जाहिर सी बात है, कोई मैजिक वॉन्ड हमारे पास है नहीं। दाम बढ़ रहा है और एक जोर जरूर लग रहा है इन कंपनीज पर। इन कंपनीज ने 2 चीजें की सोहित अभी। एक तो ये अनाउंसमेंट, इसके अलावा हमने रिपोर्ट किया इस बीते हफ्ते
जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, इन लोगों ने जो डीलर्स के पेट्रोल पंप होते हैं उनको ये कहा कि आपको हम एक स्कीम देते हैं जिसको कहा जाता है रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम। रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम का मतलब ये हुआ कि आज हमारा जो ट्रक आएगा पेट्रोल और डीजल का, वो तुम्हारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल गिरा जाएगा, तुम पेमेंट 5 दिन के अंदर कर देना। जैसे ही ये जंग छिड़ी, इन तीनों कंपनीज ने बोला, ए डीलर, तेल चाहिए तो पहले पेमेंट फिर तेल। ये 5 दिन की रिवॉल्विंग स्कीम बंद। अब 92,000 पेट्रोल पंप हैं जो डायरेक्टली ये डीलर्स द्वारा चलते हैं। करीब 1,01,470 टोटल पेट्रोल पंप हैं इस देश में और 92,000 डीलरों के पंप हैं। उसमें आपने रातों रात एक स्कीम उड़ा दी, तो उसका प्रभाव, ये इंडस्ट्रियल डीजल, इसके ट्रक अलग होते हैं। ये अगर आप डिटेल में जाएं, कल थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था सुमित, ये डीजल थोड़ा अलग तरीके का होता है। ये इसमें हाई एडिटिव्स होते हैं, ये आपकी गाड़ी का डीजल नहीं होता, इसी वजह से ये थोड़ा सा वैसे भी महंगा होता है। और ये डलता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीन्स में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में चलने वाली जो डीजल की मशीन्स हैं उनमें लगता है। अब आपको क्या लगता है, ये फैक्ट्रीज जो डीजल इस्तेमाल कर रही हैं, इनको जो सीधा एक झटके में 22 रुपए प्रति लीटर का जो झटका लगा है, ये बर्डन पास ऑन नहीं करेंगी। अब अपने जेब से थोड़ी नुकसान सहेगा। हाँ बिल्कुल। अब एक ही उम्मीद हर कोई लगा करके बैठा है, और इसका भी इंसान इस दुनिया के नेचुरल डिजास्टर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों है। आज जो उन्होंने ये घोषणा की है, हालांकि रोज उलझलूल कुछ बोलते हैं, उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से अब हमारे मकसद पूरे हो चुके हैं। तो क्या एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें अमेरिका सीधे मुंह तो नहीं बोल पाएगा कि हम हार गए या हमें अपनों ने ही ठग लिया, तो थोड़ा सा हीरो बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उनका बैकफुट पर आना, क्या उससे धीरे धीरे करके हॉर्मूज खुलेगा और ये जो सप्लाई लाइन बाधित है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। देखिए, ऑयल फील्ड्स अटैक हुए हैं, जी, तो जी। आप ये समझ लीजिए कि अगर वो सप्लाई लाइन खुल भी जाती है, ऑयल फील्ड्स की कैपेसिटी नीचे गई है, ऐसे में स्थिति को सामान्य होने में बहुत समय लगेगा। तो ये क्राइसिस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो इन अ नटशेल, थैंक गॉड फॉर इलेक्शंस। अब सोचिए, अगर ये चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन में 5 साल में एक ही बार हो, तो फिर एक ही बार पेट्रोल और डीजल का दाम कंट्रोल में आएगा, वरना तो फिर भागता रहेगा। और लेकिन दूसरी चीज, ग्लोबल सिचुएशन। लेकिन संकेत, उसमें सवाल यह है कि क्या हमारे देश के लोग इतने नाइव हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, या वो भी अब क्या ही करेंगे तो कम से कम 1 महीने की राहत ले लें? और क्या ये करके जो सत्ता के नेता हैं उन्हें ऐसा लगता है कि लोग भूल जाएंगे या उसके बाद वो इसे बात नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी ऐसी बातें होती है तो पुराने वाले जो स्लोगन्स थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, ये बातें आती हैं। और क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत समय चलेगा, और आपने कोविड का भी जिक्र किया कि तब कैसे धड़ाधड़ बाद में पैसे बढ़ाए गए, कोविड की तरह, हमने पिछली बार भी कहा था कि कोविड की तरह सिचुएशन हो सकता है। देखिए अब सूरत में क्या हो रहा है, गुजरात के सूरत में आप पाएंगे कि माइग्रेंट वर्कर्स बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, क्योंकि वहां पर एलपीजी गैस की कमी हो चुकी है। वो छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं खाने के लिए हमारे पास एलपीजी गैस नहीं है तो हम खाना नहीं बना पा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर किलो 500 रुपए पर किलोग्राम बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग खा पी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग एक बार फिर से ट्रेन पकड़कर वापस जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में दर्शकों, ये जो सोहित आपने ये जो 500 रुपए किलो बोला, ये दर्शक आप जान लीजिए, ये एलपीजी का दाम है ब्लैक मार्केट में। यानी कि एलपीजी का जो सिलेंडर होता है वो तो 14 साढ़े 14 लीटर किलो का होता है। ये जो वो दाम बता रहे हैं वो ब्लैक मार्केट में, किलो ब्लैक मार्केट में थोड़ी सी गैस जो सिलेंडर से सिलेंडर में चोरी से दी जाती है, ये उसका दाम है। सॉरी जी। और वो उल्टा करके जो हमने पिछली बार भी बात की थी, तो सोचिए अब 500 रुपए वो हो चुके हैं, वहां से मजदूर वापस जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंस है वो बढ़ चुका है, इनडायरेक्टली आपके जेब से पैसा जा रहा है। तो क्या आपको सच में लगता है कि हमारे वोटर्स नाइव हैं, या दूसरे मुद्दों को लेकर इस मुद्दे को छुपाने की कोशिश की जाएंगे इन तमाम इलेक्शंस में? क्योंकि हम क्यों चीजों को, हर चीज को इलेक्शन मोड में देखें? अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी बात क्यों नहीं?
और संकेत देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं, अब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आकर इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से बातचीत करके जनता में एश्योरेंस लाना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया। कुछ रैलीज में, कहीं पर पब्लिक इवेंट में, कहीं पर ट्रेन को झंडा दिखाने गए थे, वहां से किया गया है, लेकिन जो एक सीधी बात की जानी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, हमारे लोग लगातार बात कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक जो अकाउंटेबिलिटी होती है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो कम्युनिकेशन होता है, वो 3 हफ्ते बाद भी संकेत गायब नजर आ रहा है। इलेक्शन मोड है, 1 महीना तक इलेक्शन होगा, जो टीवी चैनल्स हैं वो भी शायद उसी पर फोकस करेंगे, और ये चाहे मजदूर वापस जा रहे हो या फिर लोगों की परेशानी बढ़ रही हो दूसरे स्टेट्स में, उस पर शायद फोकस कम हो जाए। लेकिन जब तक ये वॉर चलेगा मुझे नहीं लगता। और तो और आपने क्योंकि इंटरनेशनल जगहों पर, कई जगहों पर हमले के बाद भी असर की बात की, मुझे याद है कल ही मैं पढ़ रहा था कतर में जो उनके एलएनजी पर हमला हुआ है, उससे उनका 15% जो स्टॉक है वो उस पर इसका असर पड़ा है, और उनका कहना है कि बैक टू नॉर्मल आने के लिए 3 से 4 साल तक का भी समय लग सकता है, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से नुकसान पड़ा है। तो एक लॉन्ग टर्म में तो हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट इसे देखने मिलेगा। हाँ, आपके इलेक्शन के वोटिंग तक या फिर उसके रिजल्ट आने तक कम से कम जहां जहां पर चुनाव है वहां के लोग तो खुश हो सकते हैं कि उनके यहां पर नहीं बढ़ेगा। सोहित, मुझे ऐसे लगता है ना, यहां पर जैसे कि हम लगातार तीसरे एपिसोड में यही बात बोल रहे हैं, मैं अपनी सरकार को इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। हम लोग यहां पर अपनी सरकार से सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। सब ईमानदारी से अगर आप, हाँ सॉरी, सब चंगासी, सब चंगासी नहीं है, सब चंगा ना, सब चंगा नहीं है भाई। दुकानें बंद हो रही हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। आपकी मन पसंद न्यूज एजेंसियां, जिन पर अभी दिल्ली पुलिस की रेड नहीं हुई है, उनकी भी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। क्यों जाएगा कोई? शौक है लोगों को कि ट्रेन में लद लद के वापस चले जाएं। लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं है। हर कोई सूरत में पैसा कमाने आया था ना, वो उसको शौक थोड़ी था कि आओ आओ बदनाम करें सरकार को, आओ आओ घर चलें बदनाम करें, न्यूज एजेंसी के माइक पर ये चीज बोल दे। मैं एक चीज एक लेवल और आगे लेकर के जा रहा हूं सोहित, और मेरा ये कहना है कि ये जो दाम है पेट्रोल और डीजल के, मुझे ऐसे लगता है कि सम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ दिस शॉक कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट, और सिर्फ चुनाव ही नहीं, उससे आगे भी। 2022 की जंग के वक्त जब पिछली बार इस तरीके से दाम ऊपर गया था, और उसके बाद जब ये दाम नीचे आए, $60 प्रति बैरल तक ये दाम आ गए थे नीचे। आपको पता है तेल और शराब 2 मैजिक वॉन्ड हैं, हैरी पॉटर की वो मैजिक वॉन्ड है सरकार के लिए, टू कलेक्ट व्हाट मेनी इकोनॉमिस्ट कॉल लेजी टैक्स। बैठे बैठे टैक्स कमाओ, जितने का उत्पाद नहीं उससे ज्यादा का आप टैक्स। पेट्रोल और डीजल पर 100% से ज्यादा टैक्स लगता है, कुछ जगहों पर 100% से भी ऊपर। तो जब दाम कम था, ऐसा तो नहीं है आपके और मेरे लिए बेहद सस्ते पेट्रोल और डीजल बिक रहे हो कि दाम उसका बहुत कम कर दिया हो। तो आपने बहुत कस के मुनाफा कूटा, आपने बहुत कस के टैक्स कूटा, अब दाम बढ़ गया है, टाइम टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट। अब कुछ समय तक, कम से कम जब तक ये क्रूड ऑयल का दाम नीचे नहीं आता, आप अपने टैक्स का कंपोनेंट कम कीजिए ताकि लोगों पर इसका इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट ना पड़े। ये चीज सरकार को करनी पड़ेगी, और इससे पहले ये कर भी चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या वो होगा? क्योंकि आपको ये भी समझना होगा संकेत, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा है कि आपको ये समझना होगा कि कई जो राज्य सरकारें भी होती हैं उनकी तिजोरी खाली हो चुकी हैं। और क्योंकि जैसे महाराष्ट्र की मैं बात कर लूं, यहां पर पहले ऑक्ट्रॉय होता था, ऑक्ट्रॉय से पैसा सरकार के पास आता था, वो सारी चीजें बंद हो गई। तो जीएसटी का जो पैसा है वो अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को आता है, और कई सारी राज्य सरकारों की जो पैसे हैं वो केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं। ऐसे में संकेत हुआ ये भी है, आप अगर इसे एक बड़े लेवल पर देखें, कई जगहों पर ये जो स्कीम इन्होंने शुरू किया हुआ है, कहीं पर महाराष्ट्र में लाड़की बहन स्कीम, कहीं पर दूसरी स्कीम्स, उसके वजह से सभी सरकारों का एक बड़ा चंक जो है वो इस तरह के स्कीमों में जा रहा है। और ऐसे में गवर्नेंस करने के लिए या फिर दूसरे कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसे हैं वो कम पड़ते हैं,
फिर नजर जाती है माई बाप केंद्र सरकार के पास कि केंद्र सरकार से कब जीएसटी का पैसा आएगा, कब चीजें आगे बढ़ेंगी। और केंद्र सरकार के पास भी क्योंकि पैसे आपको हर जगह पर बांटने हैं, आपके खुद के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर इसी की वजह से आप, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार एब्जॉर्ब करेगी। अगर चुनाव नहीं होता तो अभी बढ़ जाता, वरना आप देखिए इंडस्ट्रियल लेवल में सीधा आपने 25% बढ़ा दिया है, तो चुनाव होने के बाद ये इसे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इसका जो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली तो अभी से ही आने लग गया क्योंकि आपने इंडस्ट्रीज में बढ़ा दिए हैं, आगे आगे डायरेक्टली भी मुझे लगता है कि लोगों पर इसका असर पड़ेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, लाड़की बहन जैसे स्कीम्स भी जिम्मेदार हैं। और ये जो पूरा चक्कर है ना संकेत, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रही है। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे पेट्रोल की बात कहां, लाड़की बहन की बात कहां, लेकिन ये कल ही मुझे एक इकोनॉमिस्ट बता रहे थे कि किस तरह से ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। एट द एंड पैसा लगता है सरकार चलाने के लिए, प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए। आपके अकाउंट में अगर 1500 रुपए आ रहे हैं उसके लिए, और पैसे कहीं से तो जनरेट करने होंगे। आप कहीं पर प्रॉपर्टी टैक्स फ्री कर दे रहे हैं, कहीं पर कुछ फ्री कर दे रहे हैं, और फ्री की बात करते हैं और फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो पैसा आपसे ही अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। और अब अगर आप लोग सोचते हैं कि $60 प्रति बैरल पे आने के बाद भी आपसे क्यों पैसा नहीं कम किया गया था, तो उसकी वजह यही थी, वही पैसे को घुमाकर 1500 रुपए भी दिए गए, वोट भी बटोरे गए। और अब जब डॉलर जो प्रति बैरल $120 तक पहुंच चुका है, तो और आपसे पैसे लिया जाएगा क्योंकि उन्हें चेक एंड बैलेंस बनाए रखना है। तो ये चीजें जारी रहेंगी। ये महीना, अगला महीना आप हो सकता है कि थोड़ा सा आराम कर लें, तब तक सुनिश्चित कर लें कि आप पेट्रोल भर लें, नहीं तो इसी तरह से चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। जब तक कि आप मान लें कि ये वॉर खत्म नहीं होता, तब तक तो संकेत मुझे नहीं लगता कि लोगों को राहत मिले। और ये केवल भारत की नहीं है, वापस जो संकेत ने बात कही, ये देश भर से लेकर दुनिया भर में ये बातें हुई हैं, दुनिया भर में इसका असर पड़ा है। दुनिया भर के बाजार अगर आप देखेंगे तो उस पर इसका असर पड़ा है। भारत में चुनाव की वजह से शायद आप डायरेक्टली अभी तक इसके ब्लंट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आप इसके ब्लंट को महसूस करेंगे और केवल नतीजों तक आपको उसका इंतजार करना है। नतीजे 4 मई को आ रहे हैं ना? हाँ। सोहित, मे द 4th बी विद यू। ऐसा भी करना। स्टार वॉर्स, मे द 4th बी विद यू। मे द 5th नहीं, मे द 4th जब नतीजे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है मुद्दा? हम क्योंकि संकेत जब बात कर रहे हैं, और एक तरीके से जो दूसरा मुद्दा मैं भी चाहता था कि आप बात करें, जिस पर हम दोनों करें, आपने उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की थी। जैसे अब मैं और आप यहाँ पर बैठकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी मांग कर रहे हैं। इसी तरह के कई सारे पैरोडी अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, और वो कार्टूनिस्ट थे, कई ऐसे लोग हैं जो पैरोडी के थ्रू, सार्केज्म के थ्रू सरकार से सवाल पूछते थे, कॉमेडी स्केचेस के थ्रू सरकार से सवाल पूछ रहे थे या उनकी कमजोरियों को दिखा रहे थे। एक के बाद एक कई सारे ऐसे जो अकाउंट्स हैं संकेत, उसे विड्रॉ किया गया है। आपने इसके ऊपर खबर भी की थी। अगर आप पहले लोगों को इसके बारे में बताएं, फिर हम इस मुद्दे पर भी आगे बातचीत करते हैं कि कैसे इस देश में कहीं ना कहीं जो बातें हो रही थी और सोशल मीडिया पर जो लोग एक्सप्रेस कर रहे थे, उसमें से कई सारे अकाउंट्स को फिलहाल कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया है या रोक दिया गया है। जी सोहित, देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तथ्य जान लेते हैं। बहुत सारे एक्स हैंडल्स और इंस्टाग्राम रील्स एंड कार्टूनिस्ट जो कार्टून बना करके सोशल मीडिया पर ही डालते थे, उनके अकाउंट्स को विदहोल्ड किया। विदहोल्ड का मतलब क्या हुआ? विदहोल्ड का मतलब यह हुआ कि जहां तक आपका अधिकार क्षेत्र है, यानी कि भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र भारत, तो भारत में अब ये अकाउंट्स और ये ट्वीट्स और ये रील्स नहीं दिखेंगे। कुछ केसेस में स्पेसिफिक रील्स पर उनको ब्लॉक किया, और कुछ केसेस में पूरे के पूरे अकाउंट ही विदहोल्ड कर लिए। अब विदहोल्ड टेक्निकली बैन नहीं होता है, क्योंकि आप बैन कर नहीं सकते। एक्स पर पूरी तरीके से भारत सरकार का कब्जा और या कंट्रोल है नहीं, लेकिन एक्स हिंदुस्तान में क्या कर रही है उस पर है, और ये इंटरमीडियरीज के जो कानून है उसके तहत भारत सरकार ये कदम उठा सकती है। इसकी जो नोडल मंत्रालय है वो है माइटी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव जी का मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं।
तो ये दोनों मंत्रालय के चलते वो इस तरीके के कदम अगर लेंगे, अगर सरकार ये चीज लेगी, तो उसका श्रेय या उसका आलोचना, क्योंकि उनको श्रेय भी दिया जा रहा है बहुत ज्यादा कि अच्छा किया, मजा चखा दिया, गजब किया, तो ये दोनों ही चीज अश्विनी वैष्णव को लेनी पड़ेगी, एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ कोर्स सरकार, क्योंकि सरकारी फैसला। इसमें एक चीज और हो गई, तथ्य पर पहले पूरी बात कर लें और फिर ओपिनियन। सरकार ने एक प्रस्ताव के ऊपर बहुत गहन चिंतन सरकार कर रही है कि कैसे माइटी मंत्रालय से या उसके अलावा ये अधिकार कि कौन सा ट्वीट गिरा दें, कौन सा अकाउंट बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, विदहोल्ड कर दें, ये और मंत्रालयों को भी ये अधिकार दे दिया जाए कि देश का कानून ऐसा हो जाए कि आप कोई भी मंत्रालय को अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो वो कोई ना कोई तर्क दे करके ये बोले कि आप ये अकाउंट बंद कर दीजिए, और उसके बाद मजबूर हो जाएंगी ये कंपनीज, क्योंकि ये इंटरमीडियरीज हैं। अब इंटरमीडियरी क्या हुआ? इंटरमीडियरी का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक मंच है जो और लोगों को एक मंच देती है कि आप अपनी अपनी बात कह लीजिए। यहां पर प्रसारित होने वाली बात की गारंटी ये मंच नहीं लेते, इसको कहा जाता है इंटरमीडियरी। जैसे आपके और मेरे संवाद के बीच में ये तकनीक, अब कल को हम कुछ बोल जाएं तो ये जो तकनीक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि हम ये बात बोल रहे हैं, तो उसमें एक इम्यूनिटी मिलती है इस तकनीक को। वैसे ही एक्स को, फेसबुक को, अलग अलग अकाउंट्स को, सबको, इंस्टाग्राम को इम्यूनिटी मिली हुई है, लेकिन वो इसी शर्त पे मिली है कि अगर भारत सरकार कहेगी तो जो कहेगी वो फिर हटाना भी पड़ेगा, और अगर नहीं हटाओगे तो फिर इंटरमीडियरी का हक हट जाएगा, और फिर कोई कुछ भी बोलेगा तो उसके लिए एफआईआर आपके ऊपर होगी। ये है फैक्चुअल सिचुएशन। अब आते हैं ओपिनियन, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर इस देश में व्यंग करने पर, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि व्यंग फूहड़ था, आपको अच्छा नहीं लगा। अब मोदी जी को एक कोई आदमी ऐसे करके हंसते हुए अगर दिखा रहा है या उन पर कॉमेडी कर रहा है, तो ये हो सकता है नरेंद्र मोदी या उनके प्रशंसक एवं फैंस को ये बात पसंद ना आए। लाजमी है, नेता का मजाक उड़ रहा है, मखौल बनाया जा रहा है, लेकिन क्या एक इंसान को हक होना चाहिए कि वो बशर्ते फूहड़ लेकिन व्यंग करने का अधिकार प्राप्त करे? व्यंग में आप ये क्या सीमा लागू करना चाहते हैं? ऐसी क्या चीज बोली जो आपको पसंद नहीं आई? तो अगर आप इस तरीके से अकाउंट्स बंद करने लगेंगे या विदहोल्ड करने लगेंगे क्योंकि लोग व्यंग कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई अंत नहीं है, और फिर पावर्स भी आप बढ़ा देंगे। सोहित, आप जान के हैरान होंगे, ये जितने अकाउंट्स विदहोल्ड किए गए हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने मेरी व्यक्तिगत ट्रोलिंग की है, मेरे परिवार की ट्रोलिंग की है, बहुत पर्सनल हो करके चीजों को लिखी। अब क्या करूं मैं? एफआईआर करवा दूं, या सरकार से कह करके इनको विदहोल्ड करवा दूं, या फिर ये बात समझूं कि ठीक है, इन लोगों के मुंह में जबान है, ये जिस भी तरीके से बोल रहे हैं, ये अपने दर्शक को जो करना चाहते हैं वो करें, और मैं सही समझता हूं वो मैं करूं। क्योंकि तमाम बार ऐसा होगा कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपकी कुछ बातें पसंद आएंगी और कुछ बातें नहीं पसंद आएंगी। पसंद आएंगी तो तारीफ करेंगे, नहीं पसंद आएंगी तो आलोचना करेंगे, हो सकता है व्यंग करें, हो सकता है गाली दे दें। अब अगर आपको कोई चीज बहुत ऑफेंसिव लग रही है सोहित, जैसे मुझे इन कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो इनके अलावा भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो अगर कोई गाली गलौज कर देता है तो मेरा पर्सनल पैमाना ये है कि अब गाली तो बैठ के मैं सुनूंगा नहीं, तो मैं आपको बैन या बंद नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी फीड में आने से ब्लॉक कर सकता हूं। मुझे नहीं सुनना, गाली नहीं सुननी, आलोचना करिए वो सुन लेंगे, लेकिन जब एक पूरी सरकार ब्लॉक, बैन, विदहोल्ड करती है किसी भी तरीके की आलोचना और व्यंग का या स्किट का, सटायर का, तो फिर ये सरकार की इनसिक्योरिटी दिखाता है, ना कि इन लोगों की। ये करके मैं तो ये कहूंगा, आपने और पॉपुलर, अब ध्रुव राठी हैं, उन्होंने एक वो जो जिसने सटायर किया प्रधानमंत्री मोदी का, वो फॉरेन डिग्निटरीज से कैसे मिलते, वो और पॉपुलर हो गया। हाँ। वो और पॉपुलर हो गया। इंटरनेट की दुनिया में सोहित, आप ब्लॉक, बैन बहुत ज्यादा सफल नहीं होता, ये बहती हुई अविरल धारा है।
इसको आप नहीं रोक पाओगे इस तरीके से। नहीं, सही बात है संकेत। और आपको याद होगा जब पहला हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मैंने वो एक टी शर्ट पहना था 25 दिन में पैसे डबल, और हमने उस पर कहा था कि कैसे 25 दिन बाद कैसे पैसे डबल होंगे। आज मैंने जो टी शर्ट पहना है उसमें संविधान का, अगर दिख पाएगा तो संविधान का जो फ्रंट पेज होता है, प्रियम्बल जो होता है, वो यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, मुझे अभी याद आया इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये सोच समझ के नहीं पहन कर आया था, लेकिन संविधान सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है कि आप, क्योंकि आपकी आलोचना हो रही है तो आप ऐसे फैसले ले रहे हैं। अब संकेत, आप और मैं तो ऐसे न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं एनडीटीवी में, जहां जिसे तो इनडायरेक्टली कई जगहों पर, कई स्टेट्स में इसलिए बंद किया गया था क्योंकि सरकार को पसंद नहीं था। मेरा ऐसा मानना है, चाहे सार्केज्म हो या आपकी आलोचना हो, अगर मर्यादित भाषा में, वापस मर्यादित भाषा वो जिसमें गाली गलौच ना हो, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना हो, उसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी की भी आलोचना करें, मुझे नहीं लगता कि उसे रोकना चाहिए। अब यहां पर मैं और संकेत बैठकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में हम पूछ रहे हैं, कल जाकर सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने रोक लगा दिया, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये शुरुआत होती है, हो सकता है किसी कार्टूनिस्ट से हो, किसी पैरोडी अकाउंट से हो, लेकिन ये वहीं पर जाकर रुकेगी ये बात की गारंटी कोई नहीं लेता। ये बातें आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कार्टून्स नहीं चलते थे, पैरोडी नहीं होते थे, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक हमेशा से होते हुए आए हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप उस पर रोक लगाएंगे तो आप क्या बात कर रहे हैं? संकेत, मैं यूएस में देखता हूं, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसे ऐसे शोज हैं वहां पर जो डायरेक्टली बात करते हैं। सैटरडे नाइट लाइव की अगर आप बात कर ले, ऐसे कई सारे एसएनएल शोज हैं और शोज हैं जहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके खुले तौर पर वहां पर वो बोलते हैं, आलोचना करते हैं। इनफैक्ट अभी अमेरिका ईरान वॉर के बीच में भी वो बिंदास बोल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। अगर यही काम हमारे यहां पर कुछ कॉमेडियंस करने की कोशिश करें तो सरकार से पहले सरकार के जो सपोर्टर्स हैं वही उन्हें देशद्रोही बोल देंगे कि आप दूसरे देश के लिए कैसे बात कर रहे हैं, जबकि वो तथ्यों की बात नहीं करेंगे। तो ये आजादी की बात कहां है? अगर आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं तो वो आजादी आपको मिलनी चाहिए। संकेत, आप और हम ऐसे चैनल में काम कर चुके हैं जहां पर हमने देखा है कि प्रेशर कैसे लाया जाता है। अब क्लीन चिट दिया जा रहा है डॉक्टर रॉय को, एनडीटीवी को कई जगहों पर क्लीन चिट दिया जा रहा है, लेकिन जब वो खबर हम और आप कर रहे थे और बातें कर रहे थे तब तो रोकने की कोशिश की गई थी। तो ये आप और मैं एक तरीके से इनडायरेक्टली देख चुके हैं। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री इसको इनडायरेक्टली रोकने की कोशिश की गई। अब यहां पर कई लोगों के आप सोशल मीडिया को अगर एक तरीके से होल्ड कर रहे हैं तो इससे आप क्या संदेश दे रहे हैं कि राजा को पसंद नहीं आ रहा कि उनके यहां पर कोई उनकी बात करे। तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तो निशानी नहीं है, और ये बात सरकार को भी समझनी चाहिए और इन नेताओं को भी समझना चाहिए जो शायद अपने जो माई बाप हैं सरकार में उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हो। और जैसे कि आपने कहा, इससे होता यह है कि क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग भी देखते हैं। यानी मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूं, मुझे नहीं पता था वो वाला वीडियो, लेकिन जब उसे रोका गया और ध्रुव राठी ने डाला और वो पूरा वीडियो डाला तब उसके बाद पता चला। अच्छा, अब उसके बाद आप देखो हो क्या रहा है, नरेंद्र मोदी के जो ओरिजिनल वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो वापस से वायरल होने शुरू हो चुके हैं। तो सरकार सोशल मीडिया एज में अगर आपको लगता है कि चीजों को आप एक तरीके से रोक लेंगे, मैसेज को कंट्रोल कर लेंगे, ये नॉर्थ कोरिया में हम सुनते हैं कि वहां पर के मैसेजेस जो होते हैं कंट्रोल होते हैं, चाइना में ये बात सुनते हैं, लोकतांत्रिक भारत में ये बात अच्छी नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। 2014 के पहले सोनी टीवी पर वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो, कॉमेडी नाइट्स, कैसी बात है, वहां पर मैंने देखा है एक आदमी कॉमेडियन मनमोहन सिंह कोई बनकर आता था, कोई सोनिया गांधी बनकर आती थी और वो बातचीत करते थे। इनफैक्ट महाराष्ट्र में मैंने 2019 के इलेक्शंस के बाद देखा था, एक मराठी शो है हास्य जत्रा, वहां पर देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, अजीत पवार, हर कोई बनकर आता था। लेकिन धीरे 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 ये जो क्रिएटिविटी का जगह था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका एग्जांपल ये केवल कॉमेडियंस या कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को विड्रॉ करने तक नहीं है संकेत। आप देखिए हमारे कई लोग जो हैं वो केरला स्टोरी 2 को प्रमोट करते हैं, धुरंधर 2 को प्रमोट करते हैं। आपको आपके शायद जो आप एक माहौल बनाना चाहते हैं उसमें वो सूट करता होगा। मैं तो कहता हूं उस पर भी रोक नहीं लगाना चाहिए, किसी भी चीज पर रोक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यही सरकार एक ऑस्कर में नॉमिनेटेड मूवी द वॉइस ऑफ हिंद रजाब, एक फिलिस्तीनी बच्ची 5 साल की जो अपने रिश्तेदारों के साथ गाड़ी से जा रही थी और इजराइल के आर्मी ने
उसके गाड़ी में उसके रिश्तेदारों को मार दिया, और तब वो हेल्पलाइन पर मदद की मांग करती है और कुछ लोगों से वो बात करती है जिसके वॉइस रिकॉर्डिंग पर बेस्ड ये पूरा मूवी है, और एक्चुअल वॉइस रिकॉर्डिंग पर कि कैसे कोशिश की गई, आगे क्या हुआ, वो 5 साल की बच्ची क्या कह रही थी। उस मूवी को जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ, उससे हमारे देश में इसलिए रोका गया कि भारत और इजराइल के बीच के रिश्ते कहीं खराब ना हो। आप मुझे बताओ, इजराइल के क्या यूएस के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है? और यूएस में ऑस्कर में आप इसे नॉमिनेट होते हुए देखते हैं, वहां पर हर कोई देख रहा है, लेकिन हम भारत में इसे रिलीज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, शुरुआत एक एक चीज से होती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आप सटायरिस्ट को भी आप टारगेट करेंगे, पहले जो अच्छे न्यूज चैनल्स थे उसको आप टारगेट करेंगे, आप ऐसे मूवीज को रोक देंगे, तो ये हम कहां जा रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि एक ही इकोसिस्टम में हम बने रहें, आपकी तरह ही सोचें, आपकी तरह ही बोले, और कोई बुराई ना करे या आप पर सवाल ना उठाए, तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये मैं मानता हूं संकेत। नहीं, बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या है कि देखिए, जैसे कि आपने एकदम सही बोला, इस देश में लोगों को प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने का हक है, आप बनाइए ना। फिल्म इसलिए नहीं ब्लॉक कर देनी चाहिए या बैन कर देनी चाहिए कि वो फूहड़ तरीके से चीजों को प्रस्तुत करे या किसी का बहुत ज्यादा महिमा मंडन करे। कर रही है तो चल रही है, आप अपनी फिल्म बना लीजिए दूसरी। लेकिन यहीं पर आता है पेंच, महिमा मंडन वाली 4 घंटे की फिल्म तो रिलीज होगी, लेकिन एक 30 सेकंड की या 40 सेकंड की रील आपकी आलोचना करते हुए या व्यंग करते हुए वो हो जाएगी बैन। ये जो जक्स्टपोजिशन है, इसको अगर आप देखेंगे ऑफ द ऑपोजिट्स, उनका जक्स्टपोजिशन, तब आपको समझ में आएगा दोगलापन। और यही है, इसी बात का है विरोध। सोहित और मैं जो बात बोल रहे हैं वो यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई जनरल किताब लिखना चाहेगा सरकार के ऑपरेशंस के ऊपर, तो उसको आप ना तो छपने देंगे और उसके बाद एक प्रस्ताव और लेकर के आएंगे कि 20 साल तक कोई किताब नहीं लिख सकता सेवानिवृत्त हो जाने के बाद। लेकिन वहीं अगर कोई जनरल मार्क कसीदे पढ़ता चला जाए, तो फिर ना केवल वो किताब रिलीज हो, उस पर फिल्म भी बने। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, आप ये जान लीजिए कि वो यहां ऑपरेशन होता नहीं है कि तुरंत उसकी एक वेब सीरीज और तुरंत उसकी एक किताब। मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, इनमें से बहुत सारे पत्रकार मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे मेरा परिचय है। उनका पूरा हक है कि वो प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, आपको जो होना है आप होइए, लेकिन होने का हक होना चाहिए ना। सिर्फ इसलिए अगर कोई आलोचना या व्यंग कर रहा है सरकार के विरुद्ध और आप उसको ब्लॉक कर दें। और सोहित, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बात बोली कि पहले सोनी टीवी पर, और ये वो छोड़िए, CNN IBN नाम के एक न्यूज चैनल पर एक शो आता था, द वीक दैट वाज़न्ट। और उसमें मुझे अच्छे से याद है, उसमें साइरस ब्रोचा, गोपाल दत्त और कनीज और 3-4 और लोग थे, कुणाल विजयकर, ये लोग सब, कोई मायावती बन रहा है, कोई मनमोहन सिंह सोनिया बन रहा है। और मनमोहन सिंह को तो बिल्कुल ही आप ये समझिए कि रिमोट से चलने वाला वो एकदम, और ये मुख्य धारा के उस समय के, और उस समय टीवी का बोलबाला था। और टॉप चैनल, हाँ, टॉप चैनल्स में ये हो रहा था, टॉप के चैनल्स में। आज हिम्मत है इनमें से किसी भी एक टीवी चैनल में इस तरीके का, इससे 1% भी मजाक करते हुए। तो क्या है कि गला सबका सूखता है, डर हर किसी को लगता है। अच्छा, जो व्यंग कर रहा है, जिसके लिए स्पेस क्रिएट हुई है, उसके लिए आप उसकी रोजी रोटी पर लात मार दीजिए। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने NDTV की बात करी, मुझे याद है मैं उस न्यूज रूम में था जब लुकआउट सर्कुलर आया था, और एक कोई फ्लाइट थी जो साउथ अफ्रीका के लिए लेनी थी, उस फ्लाइट से उतरवा दिया कि आप नहीं जा सकते विदेश। आज अखबारों में कटिंग है कि वो कुछ नहीं है, वो LOC वगैरह सब हम हटा रहे हैं, पुराने केसेस इनकम टैक्स के बंद, सब कुछ बंद। प्रक्रिया ही सजा थी। तो और NDTV पर तो कोई अमर्यादित ढंग से बात नहीं कर रहा था कि भाई आप बहुत आहत हो जाएं या किसी ने कोई गाली बक दी हो या कुछ इस तरीके कर दे। वो तो टारगेटेड अटैक था ना। तो ये बहुत अब साबित हो गया है कि आप वो सारी आवाजों को क्रश कर देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, जो न केवल आपके विरोध में खड़ी हों, लेकिन व्यंग करें। व्यंग तो हास्य से क्या दिक्कत हो सकती है भाई? आप भी हंसिए, दूसरों को भी हंसने दीजिए। इतना क्या इमेज कॉन्शियस कि आप इमेज को इस कदर प्रोटेक्ट करें? आपको क्या लगता है रील रोक करके क्या लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे? ज्यादा बात करेंगे। नहीं, अब और ज्यादा करेंगे।
अब और ज्यादा देखेंगे, और ज्यादा शेयर करेंगे, अब और व्हाट्सएप में इधर से उधर जाएगा। किस किस को रोकोगे, क्या क्या करोगे? मैं बोल रहा हूं, इंटरनेट इज फ्री फ्लोइंग, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। और इसी सबसे जुड़ी हुई सोहित आखिरी बात यह है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो इन्हीं सब चीजों पर काम करती है। उन्होंने तो एक ईमेल आईडी रिलीज कर दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि आपका अगर कुछ आप पीड़ित हो तो हमें बताइए, हम जो लीगल हेल्प हो सकता है आपको देंगे। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि आप जब भी इस तरीके की चीज करते हैं, जब भी आप किसी एजेंसी को, एक्स को, फेसबुक को या किसी को भी सरकार बोलती है कि ये पोस्ट हटा लो, तो ऐसे ही नहीं हटा सकते। मेरा मन कर रहा है हटा दो, सेक्शन फलाना फलाना हटा दो, और उन्होंने हटा दिया, और धमकी और फेलिंग विच आपका इंटरमीडिएट स्टेटस हटा लेंगे, ये वो नहीं। आपको अगर सोहित का, संकेत का या किसी का भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हटवानी है तो लिखित में बहुत डिटेल में स्पष्ट रूप से बताइए कि दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। और मेरे पास एक समय होना चाहिए कि मैं आपके स्पष्टीकरण को देख करके मैं अपना एक मत दूं कि भाई ये जो इन्होंने वजह बताई है उस पर मेरा ये काउंटर है। अगर ये नहीं होगा तो ये डिजिटल का बुलडोजर न्याय, ये डिजिटल मीडिया की बुलडोजर न्याय है कि आप आए, आपने धड़ धड़ दो मारा, बिल्डिंगें गिरा दी, बाद में देखा जाए। ये वो हरकत हो रही है। तो इस वजह से वजह देना बहुत जरूरी है, और जितनी ये आवाज उठे उतना ज्यादा बेहतर है। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं, यहां पर आइडियोलॉजी का कोई लेना, कल को आप जितने भी ये इस तरीके, मैं तो कहता हूं इवन ट्रोलिंग, जो पेड ट्रोलिंग होती है, जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, बीजेपी का खुद का आईटी सेल है, खुद के इस तरीके के अकाउंट हैं। जैसे भाई ये जो अकाउंट्स है ना, ये अनोनिमस अकाउंट्स, अलग अलग नाम रखने वाले, ये जैसे एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम का है वैसे सबके हैं, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, सब ने अपने अपने बना रखे। तो आपको एक पसंद नहीं आ रहा है, अपना वाला पसंद आ रहा है। आपके अकाउंट क्या क्या नहीं बोलते, विपक्ष क्या क्या नहीं बोलते और किस लेवल तक नहीं जाते बोलते बोलते। तो फिर क्या मतलब, अब सिर्फ इसलिए कि वो आपसे जुड़े हुए हैं तो वो सही है, और आपके खिलाफ कुछ हो तो ये थिन स्किन टू क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ बैड साइन जी इन डेमोक्रेसी। नहीं, और संकेत, क्योंकि आपने बात कही, अब भी कई ऐसे अकाउंट जो दिन रात फेक न्यूज फैलाते हैं, दिन रात जहर फैलाते हैं, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गालियां देते हैं, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया पर, आप जाइए ट्विटर पर और देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। अगर उन पर कार्रवाई हो तो वो बात अलग है, लेकिन आप टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं जो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को सूट नहीं करता, और यहीं पर दिक्कत की शुरुआत होती है। मेरा यह मानना है कि सोशल मीडिया हो या हम जो बातचीत कर रहे हैं, एक मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और आप कठोर हो सकते हैं। मैं संकेत, यूएस, जब अभी बीच में भी मैंने देखा था कि यूएस में व्हाइट हाउस के बाहर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के पुतले लोगों ने लगा दिए थे, बाद में उसे हटा दिया गया। लेकिन यूएस कितने भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में क्या करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने सिटीजन्स के राइट को किस तरह से संजोग कर रखना, या द राइट टू प्रोटेस्ट, द राइट टू क्रिटिसाइज, या वहां की मीडिया को जो राइट है सवाल पूछने का, भले डोनाल्ड ट्रंप उनके मुंह पर आकर कह दे कि यू आर फेक न्यूज, वो उन्हें एक तरीके से ब्रॉडकास्ट करने से रोकते नहीं है या सवाल पूछने से नहीं रोकते हैं। यहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, कोई अगर आपके ऊपर सवाल करेगा उसे आप रोक दोगे, तब तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो फिर आप तय कर लो, पहले भी 90 से पहले तो यहां पर दूरदर्शन ही चलता था, फिर वैसे ही कुछ कर दो। चाइना में वैसे भी हमने देखा है, ट्विटर फेसबुक तो है नहीं, उनका अपना सिस्टम है, आप या तो उसे ला दो। हम इसलिए अलग हैं, भारत, जो जावेद अख्तर हमेशा कहते भी हैं कि भारत के बाहर अगर आप डेमोक्रेसी देखो तो आपको मेडिटेरियन सी के आगे जाना पड़ेगा लोकतंत्र ढूंढने के लिए। इतने बड़े पैमाने पर हमने हमारे लोकतंत्र को संजोग कर रखा है। यहां पर जब शुरुआत हुआ 47 से लेकर अब तक कितनी बड़े पैमाने पर हम आगे बढ़े। इमरजेंसी लगा तब भी हमारे पास इतिहास है कि इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल्स थे वो ब्लैंक चले गए क्योंकि हम सरकार की वाहवाही नहीं करना चाहते थे। एक इतिहास के साथ जब आप आगे जाते हैं और उसके बाद अब अचानक से आप क्या कर रहे हैं, आप 30 सेकंड के रील को रोक रहे हैं। आप किस बेसिस पर कर रहे हैं? आप अपने आलोचना कीजिए, आप अपने सवाल उठाइए, सामने वाले को सवाल उठाने दीजिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी वही है जहां पर लोग अपने विचारों को
एक पार्लियामेंट्री तरीके से या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कम से कम अपने विचारों को रखें और गहन चर्चा हो। लेकिन ऐसा ये जो आपने कहा, ये बहुत अच्छा लाइन है कि ये डिजिटल मीडिया का बुलडोजर राज है कि हमें पसंद नहीं है, हम तोड़ देंगे, और हमारे लोग चाहे कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम हमारे प्रोपेगेंडा को भी फैलाएंगे। बिल्कुल फैलाइए, किसी ने नहीं कहा कि इस पर बैन लगाओ, उस पर बैन लगाओ, किसी भी चीज पर बैन लगाना गलत है। अच्छा संकेत, आप देखिए 2014 से पहले, अब क्योंकि हमने न्यूज चैनल की बात की, क्या सुदर्शन टीवी आज का न्यूज चैनल है? वो तो पहले से चलते आया था, तब तो बैन नहीं लगा। द वीक दैट वाज़न्ट, जिसकी आपने बात की, तब तो बैन नहीं लगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां पर साइरस बरोचा को बाहर निकलने पर लोग धमका रहे थे। कई जगहों पर हुआ है, मैं महाराष्ट्र में हूं, यहां पर निखिल वागले जैसे जर्नलिस्ट थे जो शिवसेना को, उस एक समय था जब वो क्रिटिसाइज करते थे, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, लेकिन वो समय आगे बीतता चला गया। उसके बाद वही बाल ठाकरे ने आखिरी इंटरव्यू निखिल वागले को दिया था अपने लाइफ का। तो यही होता है कि आप एक जगह पर जो विचारों को लेकर अगर आपके बीच में अनबन है और उसके बावजूद अगर आप एक साथ बैठ सकते हैं, वही तो खूबसूरती है, तभी तो आप आगे जाओगे। वरना तो जो आप चाहोगे उसी को आप सही समझोगे, तो मेडिटेरियन सी के इस तरफ के जो लोग हैं और हम में जो दूसरे देश जहां पर लोकतंत्र या तो नाम के लिए है या तो नहीं है, उसमें और हमारे देश में कोई अंतर रहेगा या नहीं रहेगा। और ये बात सरकार को सोचने की जरूरत है। इंडिया को हम कहते भी हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, तो उसे वैसे बनाए रखने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर की ओर से ये जो दिया गया है, इसे संजोग कर रखने की जरूरत है। और ये काम लोगों के साथ सरकार की भी उतनी ही है। और अगर आप उसे नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश को, लोकतंत्र को आप खुद कमजोर कर रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल। अब देखना ये है कि अब अगली रील कौन सी कोई बनाएगा, क्योंकि लोग तो रुकने वाले नहीं है, सीधी सी बात। रीलें भी बनेंगी, आप क्या क्या बैन करते चले जाएंगे। आप डर जरूर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डर पैदा नहीं होता साहब, ऐसे डर खत्म होता है। इस तरीके के एक्शन से क्या होता है कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। तो ये वैसी वाली स्थिति आप उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट था उसके बारे में भी आप बताएं जरा दर्शकों को। जी, ईद वाली बात हम करना चाहते थे कि संकेत, जब हम इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, शनिवार को देश भर में ईद मनाया भी गया। और उससे पहले, एक दिन पहले, अगर आप फिर से मुझे 1 मिनट दें, पिछली बार में मैंने मोबाइल देखकर कुछ देशों के नाम लिए थे, आज फिर से लूंगा मैं। तो शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3-4 देश के जो अध्यक्ष है उन्हें फोन किया गया और बधाई दी गई। ओमान के नेताओं को, जॉर्डन, कतर और मलेशिया के नेताओं को फोन की गई, ईद की बधाई दी गई। और जब खुद देश के प्रधानमंत्री ये बधाई दे रहे थे, तब संकेत हो क्या रहा था आप देखिए। वाराणसी, जहां से खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पर 14 मुसलमानों को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वो गंगा नदी में एक नाव में इफ्तारी तोड़ रहे थे और कथित रूप से चिकन बिरयानी खाने के बाद हड्डियों को उन्होंने पानी में डाला। संकेत, मैंने 2-3 दिन बहुत रिसर्च किया, बहुत वीडियोस ढूंढे, वो वीडियो तो कहीं मिला नहीं। बहरहाल उनको हिरासत में लिया गया। मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूं, वहां पर पुणे में 14 या 15 मुसलमान सासवड़ इलाके में वो इफ्तारी तोड़ रहे थे। 100 से ज्यादा लोग संकेत आ गए, उन्होंने पीटा उन लोगों को, उनके मोबाइल फोन छीन लिए, पैसे लूट लिए, गाली गलौज दी। और उसके बाद जब ये कार्रवाई करने के लिए गए तो अचानक से वहां का जो सीसीटीवी था वो काम नहीं कर रहा था। पुलिस ने एफआईआर लिया है, लेकिन जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो उत्तम नगर का जो अगर पूरा मामला देख लें, वहां पर तो धमकी दी गई थी कि खून की होली ईद में खेली जाएगी, ऐसी सब बातें सामने आई हैं। अगर आप लुधियाना चले जाएं तो वहां पर कश्मीरी जो छात्र थे जो अपने वाइस चांसलर से कह रहे थे कि अरे साहब, रमजान का समय है तो इफ्तारी या सहरी के लिए अगर आप कुछ ये आयोजन कर सके, हमने मेस के पैसे दिए हैं लेकिन हम, जाहिर सी बात है कि दिन भर खा नहीं सकते, तो उसको क्या कुछ कर सकते हैं। तो वाइस चांसलर की ओर से गंदी गंदी बातें की गई। और ये सब अगर आप देखेंगे संकेत, तो इसमें अधिकांश लोग उसी आइडियोलॉजी से आते हैं या फिर उसके आसपास के आइडियोलॉजी से आते हैं जिस आइडियोलॉजी से आपकी सरकार चल रही है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के लोगों को बात करते हैं, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में महज खाने पर और कुछ लोगों के आरोप लगाने पर 14 लोगों को अगर जेल में डालें, वो भी तब जब हमारे देश में रेप केसेस बहुत हैं, करप्शन केसेस बहुत हैं, जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उससे फोकस नहीं करते हुए आप इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, तो इससे क्या अर्थ सामने निकलता है, ये भी एक बात हम सभी लोगों को देखने की जरूरत है। क्योंकि आप दुनिया में चाहे कुछ भी कहें, ये वापस वो डेमोक्रेसी वाली ही बात है संकेत,
कि क्या आप चाहते हैं कि आपके विचारधारा से जब तक लोग ना हो तब तक चीजें ना हो? मध्य प्रदेश में इफ्तार पार्टी छात्र करते हैं तो वहां पर अगले दिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग आकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और गौमूत्र छिड़कते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं कि उस इलाके को स्वच्छ किया जाए, क्योंकि आपने यहां पर इफ्तार पार्टी की। तो ये किस लेवल पर हम जा रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी समझने की जरूरत है, और उनके नेताओं के जरिए ये जो नफरत जमीन पर फैल रहा है उन्हें भी समझने की जरूरत है। वरना हम कतर से लेकर मलेशिया के लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और हमारे देश में आपके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 लोगों को आप गिरफ्तार करवा लेते हैं क्योंकि किसी ने कंप्लेन किया है। तो ये वापस से हेल्दी डेमोक्रेसी का तो कहीं पर भी ये निशान नहीं है संकेत। देखिए, कहा यह जा रहा है कि भावनाएं आहत हुई। भावनाएं किसी की आहत नहीं होनी चाहिए। गंगा पवित्र नदी है, तो मेरी उम्मीद ये रहेगी कि गंगा की पवित्रता की दुहाई देने वाले लोग गंगा में जो गंदगी फैला रहे हैं, गंगा में जो मलमूत्र बहा रहे हैं, इससे अपवित्र नहीं हो रही गंगा। आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गंगा में जो प्रदूषण कर रही हैं, जिससे गैंजेटिक डॉल्फिन लगभग खत्म हो चुकी है, जिसमें आप ये समझिए कि इतनी बुरी और भयावह स्थिति है कि जितना भी मेरीन लाइफ है गंगा की, वो पूरी तरीके से निपटती जा रही है। इससे नहीं अपवित्र हो रही है आपकी गंगा। वो तो छोड़ दीजिए, कोविड का दौर याद है, लाशें तैर रही थीं इसी गंगा में, तब ना हो रही थी अपवित्र गंगा। एक एक हड्डी से आप इतने आहत हो गए। मुझे ये दोगलापन कतई पसंद नहीं आता है। पवित्र बोलने वाली जितनी भी नदियां हैं, उसका जो हाल हम लोगों ने किया है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। पॉलीथीन पे पॉलीथीन फेंक फेंक के सारी ऐसी चीजें हम उसमें डालते चले जाते हैं। यमुना पवित्र नदी है, अब तो अतरंगी सतरंगी झाग बन रहे हैं यमुना में। आपको पता है, अब तक तो सफेद रंग का झाग बनता था जो आपके इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन आता था पानी में। अब अलग अलग विबग्योर का झाग कालिंदी कुंज पर दिखाई देता है, 7 रंग का, अपने आप में स्पेक्टिकल। कुछ रिपोर्टर्स वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, यही डिजिटल वाले, टीवी पर तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं। वो क्लोज फ्रेम में ऐसे लग रहा था जैसे डावोस में खड़े हैं। वो तो जब जूम आउट हुआ तो पता चला कि ये तो हमारी यमुना है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक प्रस्ताव है उनकी सरकार का कि 6.2 करोड़ रुपए की नाव खरीदी जाएगी, जिसमें बकेट सीट्स होंगी विद पुशबैक एक्शन, एसी लगेंगे, कंफर्टेबल सीट्स, डेक होगा, उसमें शेड और दुनिया जहां की चीजें। 6.2 करोड़। और जानते हैं ये नाव का इतना पैसा क्यों खर्च होगा? ताकि वीआईपी लोग यमुना के अंदर जाकर के वो कितनी गंदी या कितनी साफ हुई उसका एक सर्वे कर सके। ये इससे दिक्कत नहीं हो रही है। प्रॉब्लम वही है ना कि देखिए, अभी मेरे ये सवाल हो सकता है चुप जाएं तो चुप जाएं, 100 बात की एक। दूसरी चीज, ये जो आपने बोला ना कि एक दोगलापन दिखाई देता है या एक अजीब सी स्थिति दिखाई देती है जहां पर आपका जो सबसे प्रधान सेवक इन अ स्टेट्समैन लाइक जेस्चर इज कॉलिंग कंट्री आफ्टर कंट्री टू विश देम ईद, जबकि आपके समर्थक जमीन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल कुछ महीने पीछे चले जाइए तो आपको क्रिसमस की याद दिलाता है। क्रिसमस में इसी तरीके से प्रधानमंत्री एक चर्च गए यीशु प्रेम में, उन्होंने सब लोगों को बड़े दिन की बधाईबात दी, और वहीं सरकार के समर्थक, फ्रिंज तो नहीं बोलना चाहिए उनको क्योंकि कौन फ्रिंज है और कौन नहीं वो तो एक बड़ा ग्रे एरिया हो गया, उन्होंने चर्चेस के बाहर, साहब चर्चेस के बाहर बीजेपी के नेता जो नेत्रहीन बच्चियां थीं उनसे बदतमीजी करते हुए तस्वीरें सामने आई। चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये संयोग है या प्रयोग? ऐसा कैसे होता है कि एक तरफ स्टेट्समैन लाइक और वहीं पर जमीन में कुछ और ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, और इन सबको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि देखो हम तो विश कर रहे हैं ना भाई, अगर आप इतने ज्यादा कंट्रोल में हैं
इतना कम से कम अपने अपने लोगों का तो कंट्रोल और उनकी जिम्मेदारी आप लीजिए, जो आपके समर्थक हैं, और बताइए उनको कि ये क्या वाहियात हरकत है, ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो जेल होगी। एक्शन होगा ना तो अपने आप चीजें सुधरेंगी। एक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये बहुत हद तक प्रयोग है, और प्रयोग इस तरीके का है कि हम स्टेट्समैन लाइक दिख जाएं, हम ऐसे दिखें कि हम सब लोगों को विश कर रहे हैं, और पीछे से तुम ये खेला करते रहो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा आरोप नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बैठ करके फोन करके कुछ लोगों को बोला है कि सुनो बजरंग दल, सुनो युवा मोर्चा, ये सब हरकतें करो, लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट और सेल्फ गियर में वो समय समय पर ये चीजें करता रहता है अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए। बजरंग दल का आपको याद होगा, जैसे ही 14 फरवरी आती है कैसे दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर इसी समाज में से कुछ ऐसे लोग निकलते हैं, जैसे जयपुर में बजरंग दल की हेकड़ी टाइट कर दी उस लड़के ने, पार्क में आई कार्ड मांग लिया, कहता है बजरंग दल का आई कार्ड दिखाओ, कहता हमारा आई कार्ड नहीं होता, कहता है ऐसे ही आ जाओगे, कौन हो, कहाँ रहते हो, इतने सवाल पूछ दिए कि भाग गए बजरंग दल वाले। सो देयर विल बी सोशल अवेकनिंग, देयर मस्ट बी सोशल अवेकनिंग, और ये सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए लोगों, सवाल पूछने की आदत चली गई है। नहीं, और संकेत जो आपने कहा कि आपने रोका नहीं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा संकेत कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो इसका कहीं ना कहीं आगे जाकर असर हर जगह पर देखने मिलेगा। ये मैं मुंबई की बात करता हूँ, मुंबई टचवुड, ये एक चीज बहुत अच्छी है। देखिए मुंबई में संकेत हुआ क्या था कि 93 ब्लास्ट में या उसके बाद जो दंगे हुए, उसके बाद इस शहर ने इतना कुछ सहा ना कि चीजें सुधरने लग गई। जैसे अब मोहम्मद अली रोड पर आप जाते हो तो आप पाओगे कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भी वहां पर खाने आते हैं, या फिर आप ऐसी बातें, बांद्रा में इतने चर्चेस हैं, आप यहां पर तोड़फोड़ की बातें नहीं सुनोगे। लेकिन अगर आप इस पर रोक नहीं लगाते हो तो कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स आप कहें या ना कहें, वो देखेंगे कि देश के अलग अलग जगहों पर ये चल रहा है, तो महाराष्ट्र में या मुंबई में क्यों नहीं। तो जो चीज या ये नफरत की वजह से जो शहर भुगत चुका है, उसके बाद ये उससे उभर चुका है, इस पर चीजें बढ़ेंगी। अच्छा, आपको लगता है कि ये शुरुआत तो हो सकता है धर्म के नाम पर हो। संकेत यहां पर बड़े पैमाने पर मुंबई में छठ पूजा मनाई जाती है, और हमें पता है उत्तर भारतीयों को लेकर मुंबई में किस तरह की राजनीति होती है। ये शुरुआत हो सकता है आप हिंदू मुस्लिम से करें, हिंदू क्रिश्चियन से करें, फिर आगे जाकर ये मराठी बनाम अमराठी, उत्तर भारतीय बनाम मराठी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि नफरत का या जहर का कोई एक्सपायरी डेट तो होता है नहीं, वो तो फैलते ही जाता है। ऐसे में इसे कितनी जल्दी आप रोक लेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि हर साल की तरह इस साल भी जैसे ही रामनवमी आए, भगवान राम की बात से ज्यादा कैसे कहां पर क्या कुछ बयान दिए गए, कैसे गंदे गंदे भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस पर खबरें हों। लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये होती हैं, और हर साल इंटरनेशनल लेवल पर संकेत इसकी खबरें सामने आती हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जब तक आप इस पर रोक नहीं लगाओगे, मुझसे ज्यादा तो आप खुद इस पर बात करते रहते हैं, जय श्री राम और जय सिया राम में जो फर्क है, जिस दिन लोग वो समझ जाएंगे बहुत सारी चीजों का हल हो जाएगा। आप खुद अयोध्या से आते हैं तो आप तो इसका दर्द समझते हैं, लेकिन रामनवमी को जिस तरह से, या फिर अभी ये जो दूसरे त्योहार हैं, त्योहार के अंदर जिस तरह से ये सारी बातें हो रही हैं या जो टारगेट किया जाता है, ये मुझे लगता है कि इस पर रोक लगने की जरूरत है। और सरकार जो हमने से पहले बात किया ना, अकाउंट्स को विथहेल्ड कर लिया, होल्ड पे ले लिया, उन अकाउंट से ज्यादा इन्हें आप अगर होल्ड पर ले लेंगे तो ये जो हिंदू मुस्लिम या गंगा जमुनी तहजीब है, या जो हिंदुस्तान ये जो है हमारा, वो पहले की तरह ही आबाद हो जाएगा, बशर्ते सरकार इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठाए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाए, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, और वो बचपन की याद से जुड़ी हुई है। एक पता है दिल्ली का, जो संसद भवन से, संसद परिसर से 100-125 मीटर दूर भी नहीं होगा, उसका नाम है 9 रफी मार्ग, रफी अहमद किदवई मार्ग। ये है दफ्तर यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का। इसकी एक हिंदी न्यूज एजेंसी थी, बहुत पुरानी एक न्यूज एजेंसी है, जैसे पीटीआई है, एएनआई है, वैसे यूएनआई। और इनका हिंदी विंग था यूनिवार्ता, उर्दू विंग भी था, और यहीं पर इनको दफ्तर मिला था, यहीं से ये अपना सब काम वाम कर रहे थे। कल रात को, यानी कि फ्राइडे रात को, दिल्ली पुलिस के लोग, सरकार के नुमाइंदे, एक
न्यूज एजेंसी के दफ्तर में, जहां पर शाम की डेडलाइन के लिए पत्रकार बैठ करके काम कर रहे थे, उनको खींच खींच के धकिया धकिया के ये पकड़ पकड़ के बाहर ढकेला और हवाला ये दिया गया कि आप इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, आपका जो लीज है वो समाप्त हो गई है, अब आप यहां से चले जाइए। अदालत में मामला गया और अदालत का ही हवाला दिया कि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि अब आपको तुरंत ये प्रेमिसेस खाली करनी है। सोहित, अदालती कार्रवाई को कैसे सरकमवेंट किया जाता है वो आप और मैं जानते हैं। सरकार जो चीज नहीं करना चाहे, अदालत बोल बोल के थक जाए, सरकार नहीं करती, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक राइट टू अपील इस एजेंसी के पास सुप्रीम कोर्ट में भी थी, वो एक्सरसाइज करने से पहले कब्जा लेने का एक प्रयास था। तीसरी बात, हवाला ये दिया गया है कि आपको ये जमीन दी गई थी इस कंडीशन पर, इस शर्त पर कि आप यहां पर कंस्ट्रक्शन करें, और आपने वक्त रहते हुए कंस्ट्रक्शन नहीं की, इस वजह से आपसे ये जमीन छीन ली जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब किसकी नजर उस जमीन पर है, सरकार वो किसको देगी, ये सब मसला अलग। लेकिन जिस तरीके से इस देश में काम करते हुए पत्रकारों को धकिया करके निकाला, ये तस्वीर बहुत ही विभत्स तस्वीर है। और एक आपको छोटी सी चीज और बता दूं, ये दशक था 80 का, 86 टू बी प्रिसाइज। मेरे पिताजी यूनिवार्ता में काम करते थे, इसी रफी मार्ग के दफ्तर में उनका ऑफिस था। डॉट मैट्रिक्स के कर कर करके जो प्रिंटर चलता है, उसकी आवाज आज भी कानों में एकदम ताजा है। टाइपराइटर पर ठक 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 करके पत्रकार लिख रहे हैं, वो अभी भी याद है। उस ऑफिस की दीवारों की सीलन भी याद है, उस ऑफिस के लटके हुए कूलर के खस के पैड भी याद हैं, और इस ऑफिस की पीछे की एक मेकशिफ्ट कैंटीन भी याद है, जिसमें कहा यह जाता है कि अपनी मीटिंग्स करके अनिल अंबानी यहां पर डोसा खाने आते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां पर, और अंदर बैठे हुए इसी बिल्डिंग के पत्रकारों से मिलने बड़े बड़े नेता घंटों बाहर बैठे रहते थे रिसेप्शन एरिया में। आज उस एजेंसी का ये हाल हो गया है कि धकिया करके पत्रकारों को बाहर फेंका जा रहा है। समय का पहिया ऐसे ही बदलता है, जिसमें पत्रकारों को ये बताने की कोशिश की जा रही है सोहित कि यही तुम्हारी हैसियत है। सॉरी, मैं बस ये चीज बोलना चाहता था। नहीं, मैंने आपके ट्वीट को भी देखा और उसमें भी दर्द समझ में आता है। और कुछ चीजों का संकेत जो आपने कहा कि एक तरीका होता है, एक मर्यादा हर किसी को जो है लांघनी नहीं चाहिए, और वो जो मर्यादा है यहाँ पर लांघ ली गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अदालत के कई फैसले मैं आपको बता दूं जहां पर सरकार अब भी चुप बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। होता यह है ना कि जो निहत्थे होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो सामान्य परिवारों से आते हैं, वो एक ऐसे समय में जब संकेत आपसे और मुझसे कौन बेहतर जान सकता है कि जब ये एक लो पेइंग जॉब है, जो एफर्टलेस जॉब है, वहां पर आकर आप अपने पैशन के लिए इस काम को करते हैं, और वहां पर बहुत आसान होता है कि आप इसे दबा दें, इसे रोक दें, आप धमका दें। लेकिन उसके बावजूद पत्रकार काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जो दर्द है आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि ये दर्द बाकी पत्रकार भी उठाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप सोचेंगे ये किसी जमीन का मुद्दा है या प्रॉपर्टी का मुद्दा है। नहीं, ये मुद्दा है कि आपने कैसे पत्रकारों को उनके काम करने से रोका, कैसे वहां पर उन्हें वो अपनी जो तस्वीर साझा की है कि पत्रकार काम कर रहे हैं और पीछे 2500 पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, ये क्या दर्शाता है? ये किस तरह के लोग हैं जिन्हें आप इस तरह की धमकी दे रहे हैं? यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि हमारे पत्रकारों के बीच में भी संकेत जो यूनिटी चाहिए वो यूनिटी नहीं है, और इसलिए ऐसी चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सैड चीजें हैं और हम इस पर चर्चा करके कम से कम इन सॉलिडारिटी हम खड़े रह सकते हैं, और ये जो हुआ इसे गलत बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कल भी लिखा, इस मुद्दे को उठाया। मैं और भी लोगों से उम्मीद कर रहा था कि वो लिखें, लेकिन वहां पर नजर नहीं आया। अच्छा लगा कि आपने पुरानी बातें भी बताया भी कितने इंपॉर्टेंट ये जगह और ये पत्रकार काम करते हैं, और किस तरह से उनके साथ जो बदसलूकी की गई वो कितना गलत है। संकेत, बिल्कुल, लंबा सेशन हो गया, लेकिन चर्चा रोचक थी, चर्चा जरूरी थी। ये हफ्ते के अंत में सोहित की और मेरी हॉटलाइन जो अक्सर फोन पे हुआ करती थी, अब आप लोगों के साथ हम साझा करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी लग रही है। नहीं लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है।
ट्रोल करने का मन कर रहा है, ट्रोल कर लीजिए। कोई अगर ट्रोल को पैसा दे रहा है, कोई पत्रकार, कोई नेता, तो ट्रोल वालों पैसा ले लो और दबा के हमारी ट्रोलिंग करो। जितनी ट्रोलिंग करोगे उतना हमारा व्यूज ऊपर जाएगा, उतना हमारा एंगेजमेंट होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, खूब पैसा कूटो ट्रोलो और खूब हमें ट्रोल करो। मुझे भी गाली दो, सोहित को भी गाली दो, और हाँ, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे जो दर्शक हैं वो क्रिटिसाइज भी करें, व्यंग भी करें। यकीन मानिए आपके व्यंग को यहां पर विदहोल्ड नहीं किया जाए। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जी। दो चैनल, सोहित मिश्रा ऑफिशियल और डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय, दोनों जो हैं आपको नीचे नजर आएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इन कोलैबोरेशन है, तो एक ही जगह पर आपको दोनों चैनल दिख जाएंगे। सब्सक्राइब का बटन है, तुरंत दबा दीजिएगा। आगे भी हर हफ्ते ठीक इसी समय हम आपके सामने ऐसे ही वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा, बेबाकी से जो हम सोचते हैं वो बात को हम रखने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं। एक नॉर्मल रूटीन चर्चा जो मैं और संकेत करते थे, वही आपके साथ में, आपको साथ में लेकर जोड़ते हुए हम आपको भी इस चर्चा का हिस्सा बना रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमारी इस चर्चा के बारे में? आप अपने जो विचार हैं उसे कमेंट सेक्शन में रखिएगा, इंतजार रहेगा। हर एक कमेंट मूल्यवान है और आपके क्रिटिसिज्म को भी हम सराखों पर लेंगे और जो सुधार है वो हम करेंगे। ऐसे ही तो ये चैनल और हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद सोहित जुड़ने के लिए। दर्शकों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए